Que ondas, muchacho, arriba las manos. Cabacho moreno, penetra tu barrio. Enseño rolas de rock, back frente. नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की पाठशाला सीबीएसई चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको बेटा मैं कक्षा 11वीं कविता वे आंखें पढ़ाने जा रही हूँ। वे आंखें कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। इस कविता में क्या है, वे आंखें शब्द से पता चलता है कि किसी की आंखों के बारे में बताया गया है। जो दुख भरी आंखें हैं वो किसकी आंखें हैं, यहाँ पर किसान की आंखें हैं। इस कविता में क्या बताया गया है कि किसान की जो दयनीय दशा है उसको दर्शाया गया है कि किसान किस तरह जो है महाजन शासक वर्ग और क्रूर कोतवाल से किस तरह जो है अत्याचार सह रहा है, किस प्रकार उस पर क्या क्या अत्याचार हुए हैं उसके बारे में पूरा इसमें दिया गया है। तो ये आपकी कविता है बेटा। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें दारुण दन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश्य वह किसका। तो सबसे पहले इसमें क्या है, अंधकार की गुहा सरीखी। अंधकार होता है बेटा अंधेरा, गुहा होता है गुफा, सरीखी होता है समान। उन आंखों से डरता है मन। कवि यहाँ पर कहता है उन आंखों का मतलब यहाँ पर किसान की आंखों के बारे में बताया गया है और किसान की आंखों को अंधेरी गुफा के समान बताया गया है। किसान की आंखों को अंधेरी गुफा के समान कवि ने यहाँ पर बताया है। जिस प्रकार हम अंधेरी गुफा में जाते हैं तो हमें डर लगता है, उसी प्रकार यहाँ जो है किसान की जो दुख भरी आंखें हैं उनको देखकर कवि को डर लगता है, ये दिखाया गया है। भरा दूर तक उसमें दारुण, उन आंखों में, किसकी आंखों में, किसान की आंखों में, किसान की आंखों में दूर तक जो है भयानक, दारुण होता है भयानक, दन्य दुख का नीरव रोदन, उसके अंदर जो है किस प्रकार भयानक दिखाई देते हैं, भयानकता दिखाई देती है। दन्य होता है बेटा गरीबी या दरिद्रता बोल सकते हो। दन्य होता है गरीबी, दुख का, नीरव रोदन, नीरव होता है बेटा मौन, शब्दों के रहित रोना। तो इस प्रकार क्या बताया गया है कि दन्य दुख, उसकी गरीबी का दुख और कष्ट का नीरव रोदन, उसके शब्द रहित उसका रोना यहाँ पर दिखाया गया है। किसका, किसान का। वह स्वाधीन किसान रहा, स्वाधीन स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता के मिलने के बाद की बातें की गई हैं। स्वतंत्र किसान था परंतु उसके जो है स्वतंत्रता का कोई लाभ नहीं मिला हुआ था क्योंकि वह अब जो है शासक वर्ग के अधीन हो गया था। अभिमान भरा आंखों में इसका, इसकी आंखों में, किसान की आंखों में यह अभिमान भरा हुआ था कि वह जो है स्वतंत्रता का अभिमान उसके अंदर भरा हुआ था, स्वतंत्रता का, कि वह स्वतंत्र है, आजाद है। छोड़ उसे मझधार आज, छोड़ उसे मझधार आज, मझधार वैसे बीच में होता है बेटा, यहाँ जो है कैसा बीच बताया गया है, समस्याओं के बीच। छोड़ उसे मझधार आज, आज उसे समस्याओं के बीच छोड़कर संसार कगार सदृश्य भय सीखा। संसार जो है टीले के समान, भय किसका, टीले के समान जो है, जैसे एक ऊंचा टीला होता है उसके समान बताया है, उसको खिसका लिया है, ये बताया था। उसका कोई यहाँ वजूद नहीं है, उस पर अत्याचार ही अत्याचार हो रहे हैं। उसकी स्थिति स्वतंत्रता से पहले जैसी थी वैसी ही स्थिति अब है, ये बताया गया है। तो ये तो था बेटा आपका भावार्थ। फिर इसमें जो है आपके पहले भी चैनल पे बता चुकी हूँ मैं, जब भी आपकी 11th की पोइम मैंने करवाई है तो आपको मैंने बताया है कि आपकी जो पोइम होती हैं उसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक काव्य सौंदर्य पर आधारित और एक आपके अर्थ ग्रहण संबंधी पर आधारित, जो आपके 10th क्लास में भी आते थे।
तो काव्य सौंदर्य पर आधारित है जो पर्सन, वो उसमें जो है कि कौन से शब्द हैं, कौन सी भाषा है, तो पूरा काव्य सौंदर्य आपको बता रही हूँ। इसमें क्या है, सबसे पहले कवि ने किसान के जीवन की दयनीय दशा को दर्शाया है। इसमें कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने किसान की जो दयनीय दशा है उसको दर्शाया है। दूसरा यहाँ जो है एक अलंकार बता देती हूँ बेटा, आपकी पंक्तियां हैं यहाँ पर। अंधकार की गुहा सरीखी, सरीखी का अर्थ क्या होता है, समान। संसार कगार सदृश्य, सदृश्य का अर्थ भी समान है, यहाँ तुलना की गई है दोनों ही पंक्तियों में, तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है। फिर है एक दो शब्द आपके हैं, दन्य दुख, यहाँ पर जो है द की आवृत्ति है तो आपका अनुप्रास अलंकार है। और काव्य की भाषा जो है वो सरल सहज है, भाव के अनुकूल है क्योंकि किसान के भाव को दर्शाया गया है, और खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। फिर यहाँ जो है कुछ संस्कृत के शब्द भी जो है इस कविता में दिए गए हैं, तो इस काव्यांश में कुछ संस्कृत के शब्द जो हैं वो हैं आपके अंधकार, गुहा, दन्य और सदृश्य। रिपीट अगेन, संस्कृत के शब्द बेटा, अंधकार, गुहा, धन्य और सदृश्य, ये आपके संस्कृत के शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। फिर यहाँ जो है दुख प्रकट किया गया है किसान का, तो इसके आधार पर जो है यहाँ पर करुण रस विद्यमान है। ये आपका जो है इस प्रकार काव्य सौंदर्य था। फिर आपका जो फर्स्ट काव्यांश है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो फर्स्ट काव्यांश में आपका फर्स्ट प्रश्न है, कवि का मन किससे डरता है। बताया था कवि का मन जो है किसान की आंखों से डरता है, क्योंकि किसान की आंखों को किसके समान बताया है, गुफा के अंधकार के समान बताया है। इस प्रकार जो है उसे केवल उसकी गरीबी और उसका रोना मौन नजर आते हैं, चुपचाप जैसे शब्द रहित वो रो रहा है, ऐसे यहाँ पर बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन, किसान की दशा कैसी है। किसान की दशा अत्यंत दयनीय है, वह गरीबी और कष्ट में अपना जीवन जी रहा है, वह स्वतंत्र होते हुए भी स्वतंत्र नहीं है। नेक्स्ट है आपका, किसान की दारुण दशा का उत्तरदायी कौन है। दारुण दशा जो दयनीय दशा है उसका उत्तरदायी तो दायी कौन है, किसने उसको बनाया है, तो कौन है, शासक वर्ग। कौन है, शासक वर्ग। शासक वर्ग इसका उत्तरदायित्व है, क्योंकि उसने स्वतंत्रता के बाद किसानों की कोई भी खबर नहीं ली है कि उन पर कैसी स्थिति है, वो आज भी आजाद है या नहीं है। शासक वर्ग ने कोई भी उनकी सुध नहीं ली है, सुध मतलब खबर उनके बारे में नहीं ली है। अब आपका लास्ट प्रश्न इस काव्यांश का है, किसान की आंखों में अभिमान क्यों दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि देश को स्वतंत्रता मिलने से किसान खुश है, उसे आशा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उसकी स्थिति में भी सुधार होगा। इसी कारण उसकी आंखों में जो है आशाजनक दिखाई दे रहा है, आशा दिखाई दे रही है, ये बताया गया है। तो ये आपका था बेटा फर्स्ट काव्यांश। अब आपका सेकंड काव्यांश है, लहराते हुए खेत दरगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, आंखों ही में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से भी गया जवानी ही में मारा। ये आपका काव्यांश है। तो सबसे पहले फर्स्ट पंक्ति, लहराते हुए खेत दरगों में हुआ बेदखल अब वह अब जिनसे। बेदखल होता है बेटा अधिकार से विहीन कर देना, खेत उनके जो है छीन लिए थे उसको बेदखल कहा गया है। अब उसके खेत जो है छीन लिए हैं, परंतु वह लहराते हुए खेत, दृगो होता है बेटा आंखों, वह लहराते हुए खेत उनकी आंखों में जो है आज भी दिखाई देते हैं। वह उन लहराते हुए खेतों की कल्पना करके आज भी खुद से दिखाई दे रहा है, क्योंकि बेदखल कर दिया गया था, उसके खेतों को जो है छीन लिया गया था। इस प्रकार जो है खेतों को छीनने के बाद वो बिना खेतों के भी कैसे जीवन जी रहा है ये बताया गया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली
जिनके तृण तृण पर, जो खेत थे उनके, उन खेतों के तृण तृण होता है बेटा तिनका, तिनका, जिन खेतों में फैली हरियाली के, जिन खेतों में फैली हरियाली, जो फैली हरियाली होती है, हरा भरा होता है, उनके तिनके तिनके को देखकर उनका मन खुशी से झूम उठता था। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, आंखों का तारा होता है बहुत प्यारा। यहाँ पर आंखों का तारा उनका जो एक जवान बेटा है उसको बताया गया है कि उनकी आंखों में जो है घूमा करता, वह उसकी आंखों का तारा, वह उससे जो है अपना एक बेटा था, वह उसे बहुत प्रिय था और उसकी आंखों में घूमा करता का अर्थ उसकी याद उसको हमेशा रहती थी। कारकुनों की लाठी ने जो गया जवानी ही में मारा, कारकुनों होता है बेटा जमींदार के कारिंदे, जिनको वो लाठी देकर रखते हैं, एक पहरेदार की तरह रखते हैं, किसी को मार पिटाई करनी, इस तरह से जो उसको रखते हैं। जमींदार की किसी से कुछ छीनना है, किसी की पिटाई करनी है, तो कुछ लोगों को वो रखते हैं, उसके लोगों ने उनको, उसके बेटे को मार गिराया। तो कारकिनों की लाठी से गया जवानी ही में मारा, उसका बेटा जवानी में ही जो है जमींदार के जो कारिंदे थे उन्होंने उसे मार गिराया। अर्थात उसकी जिंदगी में एक ही बेटा था, वह भी अब नहीं रहा, उसकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा हो गया और उसकी जो है जमीन थी वो भी छीन ली गई और उसके इकलौते बेटे को भी मार दिया गया। इस तरह उसकी जिंदगी में अंधेरा छा गया। फिर यहाँ पर जो है जमींदार द्वारा किसान को अपने जो है जो अत्याचार किए हैं उसको दर्शाया है। जमींदार द्वारा किसान पर जो अत्याचार किए हैं वो इसमें दर्शाए गए। काव्य सौंदर्य में ये आएगा आपका। फिर यहाँ पर जो है मुहावरों का प्रयोग किया है कुछ बेटा। आंखों ही में घूमा करता और आंखों का तारा, ये दो मुहावरे यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। और तृण तृण में यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा सहज सरल और प्रभावमयी है और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ये आपका बेटा सेकंड काव्यांश था। इस काव्यांश में क्या दिखाया, उनकी जमीन को किसान की जमींदार ने जो जमीन छीन ली थी जमींदार ने उसके बारे में, और जमींदार के कारिंदों ने जो उनके बेटे को जवानी में ही मार दिया था, एक इकलौता बेटा, उसके बारे में यहाँ दर्शाया गया था। अब है इसके किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। किसान को कहां से बेदखल कर दिया और क्यों, कहां से कर दिया बेटा, उसकी जमीन से। कहां से कर दिया, उसकी जमीन के से। जमींदार ने जो है उसकी जमीन से उसे बेदखल कर दिया, उसकी जमीन को छीन लिया जिसमें वह फसल उगाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जमींदार ने उन्हें जो है क्योंकि किसान जो है किसलिए क्यों छीन ली गई थी, क्योंकि किसान जो है जमींदार का कर्ज नहीं चुका पाया था। उसने कर्ज ले रखा था, वो नहीं चुका पाया था। और एक और होता है बेटा कि जब जमींदार जो है कोई कर्ज देता है उस पर ब्याज बहुत ज्यादा लगाता है, तो इस प्रकार वो कर्ज नहीं चुका पाया था, ब्याज काफी बढ़ गया था, तो उसने जमीन ही उसकी छीन ली थी। ये बताया। काव्यांश के आधार पर किसान के जीवन में खेतों का क्या स्थान था। काव्यांश में जो है जी किसान के जीवन में खेतों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। खेत उसकी खुशी के आधार थे। लहराते खेतों को देखकर वह बहुत खुश होता था और तिनके तिनकों को देखकर, हरियाली के तिनके तिनकों को देखकर किसान का मन प्रसन्न हो जाता था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, आंखों का तारा से क्या आशय है, काव्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो मैंने अभी बताया था आंखों का तारा एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत प्यारा, और इस काव्यांश के आधार पर यहाँ आंखों का तारा किसान के बेटे को कहा गया है जिसकी जमींदार के जो कारिंदे थे उन्होंने जो है हत्या कर दी थी। जब उनकी जमीन छीन रहे थे और उन्होंने विरोध किया तो तब उसकी हत्या की थी बेटा, कारण ये था। नेक्स्ट है प्रश्न, कारकुनों ने किसका वध किया और क्यों।
कारकुनों ने जो है किसान के बेटे का वध किया। जमींदार जब उसकी जमीन को जबरदस्ती छीन रहे थे तो किसान के बेटे ने इसका विरोध किया, जिसके कारण जो है किसान के जमींदार के कारकुनों ने, जो कारिंदे थे, उन्होंने जो है लाठी के द्वारा उसके जवान बेटे की हत्या कर दी थी। तो ये आपका काव्यांश बेटा कंप्लीट होता है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका थर्ड काव्यांश है। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। वहां तो जमींदार था बेटा पिछले काव्यांश में, इसमें जो है जो किसान की जो दयनीय दशा के जिम्मेदार यहाँ पर है वो है महाजन। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। महाजन क्या होता है? ऋणदाता, जिसने ऋण दिया हुआ है, कर्ज दिया हुआ है। तो महाजन ने ब्याज की एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी। कौड़ी का अर्थ होता है पैसा। कौड़ी का क्या अर्थ होता है? पैसा। जो ब्याज था, जो उसे ऋण लिया था किसान ने, उस पर ब्याज लगाता गया और उस ब्याज का एक भी पैसा नहीं छोड़ा, जिसके बदले में बिका दिया घर द्वार, उसके घर को नीलाम करवा दिया था। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की झोली। कुर्क होता है बेटा नीलाम करना, और बर्द यहाँ पर बर्दों की जोड़ी, यहाँ बैलों की जोड़ी को कहा गया है। तो किसान की आंखों में जो है उसके बैलों की जोड़ी जो महाजन ने जो नीलाम करवा दी थी, उसकी यादें उनकी आंखों में चुभ रही हैं। जो किसान को बहुत ही प्रिय थे। कौन की प्रिय थे? किसान के जो बैल थे। पहले तो जमीन छीन ली, अब जो है किसान के बैलों को भी नीलाम करवा दिया गया था। और देखिए बेटा आगे बताती हूँ आपको, यही उनका अत्याचार खत्म नहीं हुआ, और भी ज्यादा क्या क्या उनके साथ घटनाएं होती हैं। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी एक का अर्थ वैसे सफेद गाय होता है बेटा। उजरी एक सफेद गाय थी उनके पास, परंतु किसान जो है अपने प्यार से उसका नाम उजरी रखा हुआ था। वो क्या थी? किसी को उसके सिवा किसी को दूध निकालने नहीं देती थी, ये बताया गया है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने देती थी, उसके सिवा किसी को दूध निकालने नहीं देती थी, वह भी जो है आज उसके पास नहीं रही है। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सूखी खेती। जो आंखों में नाचा करने का अर्थ यहाँ पर बेटा है आंखों में नाचना, बार बार याद आना। जो उसकी जो है सारी जो सुख सुविधा की जो चीजें थी वो एक एक करके उसके पास से चली गई हैं, समाप्त हो गई हैं। यह उनकी याद उनकी आंखों में जो है आ रही है। याद बार बार उन चीजों की उसे याद आ रही है, ये बताया गया। अर्थात उनकी जो है यादें हैं उसको आज भी सुखदायक लगती हैं, लेकिन वह सारा सुख अब उसके पास नहीं रहा है, चला गया है। ये था बेटा थर्ड काव्यांश आपका। तो थर्ड काव्यांश में जो है पहले काव्य सुंदरी किस प्रकार के शब्द हैं। इस काव्यांश में भी किसान की दयनीय दशा का ही चित्रण किया गया है। मेरी कविता में पूरी यही है बेटा, किसान की दयनीय दशा का चित्रण किया गया है। फिर यहाँ भी कुछ मुहावरे आए हैं, आंखों में चुभना और आंखों में नाचना। दो मुहावरे आए हैं बेटा, आंखों में चुभना, आंखों में नाचना। यहाँ मुहावरों का प्रयोग किया गया है। फिर यहाँ जो है अनुप्रास अलंकार दिया गया है, जैसे किसे कब, कोड़ी छोड़ी, यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है। और घर द्वार में अंत्यानुप्रास है, यहाँ भी अनुप्रास लिख सकते हो क्योंकि अंत में आवर्ती है, ये भी आपका अनुप्रास अलंकार में ही आता है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिर यहाँ पर जो है भाषा सहज सरल और प्रभावपूर्ण है, वही बातें सारी। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, करुण रस विद्यमान है। ये आपका थर्ड काव्यांश की भाषा शैली और काव्य सौंदर्य। अब इसमें जो है किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट पर्सन है, महाजन द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन कीजिए। महाजन ने क्या क्या किया था?
महाजन ने किसान पर बहुत से अत्याचार किए थे, उसके घर को नीलाम करवा दिया, उसकी बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया और उससे उसकी जो है फिर ये गायें, जो उजरी गायें थी वह भी छीन ली थी, उसको भी नीलाम कर दिया था। इससे किसान के जो सुखमय जीवन था उसका अंत हो गया था। नेक्स्ट पर्सन आपका है, किसान के बैल कुर्क क्यों किए गए? क्योंकि किसान जो है महाजन का कर्ज नहीं दे पाया था, जिस कारण जो है किसान के बैलों को कुर्क कर दिया गया। कुर्क का अर्थ होता है नीलाम करना, यहाँ कुर्क भी आ सकता है, नीलाम भी आ सकता है। नेक्स्ट पर्सन है, रह आंखों में चुभती वह पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति में क्या दिया गया है, जब भी किसान महाजन पैसे वसूलने के लिए उसकी बैलों को जोड़ी करने की याद उसकी आंखों में आती है तो वह जो है अत्यधिक दुखी हो जाता है। यहाँ दिया गया ना, रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बलदों की जोड़ी, जो बैलों की जोड़ी है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। अब नेक्स्ट पर्सन है, उजरी कौन थी? उसके विषय में कवि क्या बताता है? उजरी किसान की गाय थी, जिसे किसान प्यार से उजरी के नाम से जानता था और वह किसान के अलावा किसी को दूध निकालने नहीं देती थी और उस गाय को भी जो है इसने महाजन ने नीलाम कर दिया था, ये बताया गया है। तो ये काव्यांश बेटा आपका यही समाप्त होता है। अब आपका नेक्स्ट काव्यांश है, फोर्थ काव्यांश, बिना दवा दर्पण के घरनी सवर्ग चली, आंखें आती भर, देख देख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। यहाँ देखिए बेटा, किसान के दुखों का अंत यहाँ भी नहीं हुआ है। अब क्या बताया गया है कि बिना दवा दर्पण के घरनी, दवा होती है दवाई, दर्पण आदि, बिना दवाई आदि के घरनी, घरनी होता है पत्नी, सवर्ग चली, आंखें आती भर। इस बिना, जब उसके पास सब कुछ उनका नीलाम हो गया था, नीलाम होने के बाद उनका जो है, नीलाम होने के बाद भी उनके दुखों का अंत नहीं हुआ था। उनके घर में जो सदस्य बचे हुए थे उनके साथ भी दुख का पहाड़ टूट पड़ा कि किसान की पत्नी जो है वो बीमार हो जाती है, परंतु किसान के पास पैसों का अभाव है, पैसों के अभाव के कारण वो दवाई नहीं दिलवा सका, जिसके कारण उसकी पत्नी भी मर गई। यही उनके दुखों का अंत नहीं हुआ। आंखें आती भर, यह सोचकर किसान की आंखें भर आती हैं। देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। देख रेख, बिना देखभाल किया, उसकी जो पत्नी मर गई तो उसकी एक छोटी बिटिया जो दूध पीती थी अपनी माँ का, तो वो भी बिना देखभाल के उसकी पत्नी के 2 दिन बाद उसकी बेटी का भी देहांत हो गया। तो यहाँ पर जो है किसान की पत्नी भी सड़क चली गई, उनकी बेटी जो है उनका भी देहांत हो गया। इसके बाद घर में विधवा रही पतोहू, पतोहू होता है पुत्र वधू, जो उसका इकलौता बेटा था बेटा, उसकी पत्नी अब एक रह गई उसके घर में किसान के अलावा, परंतु उस पर भी क्या अत्याचार हुआ ये सुनिए। लक्ष्मी थी, वह घर की लक्ष्मी तो थी, यद्यपि पति घातिन, परंतु उसको जो है घातिन होता है हत्या करने वाली, अपने पति की हत्या करने वाली कहा जाता था। लक्ष्मी तो थी परंतु उसे जो है पति की हत्यारिन कहा जाता था। एक दिन क्या हुआ, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, एक दिन उसे कोतवाल ने बुलाया, कोतवाल ने बुलाया। डूब गई कुएं में मरी एक दिन, बेटा कोतवाल ने बुलाकर उसे अपनी वासना का शिकार बना लिया था। जो यहाँ पंक्तियां देनी गई हैं वो अपनी वासना का शिकार बना लिया था। इस अपमान को उसकी पुत्र वधू, किसकी पत्नी, किसान की जो पुत्र वधू थी, बेटे की जो पत्नी थी, वह इस अपमान को सहन न कर सकी और वो कुएं में डूबकर मर गई, ये बताया गया। अब देखिए, उसकी पुत्र वधू थी वह भी मर गई, किसके कारण? क्योंकि कोतवाल ने उसे जो है पकड़ मंगाया। कोतवाल ने एक दिन उसको पकड़वाया, उसके आदमी उसको पकड़ कर ले गए और कोतवाल ने उसे अपनी वासना का शिकार बनाया।
डूब कुएं में मरी एक दिन और वह अपमान न सहन करते हुए कुएं में डूबकर मर गई। यहाँ भी वही बात है बेटा, काव्य सौंदर्य में किसान की दयनीय दशा को दर्शाया गया है। उसमें जो है उसके बाद जो है दवा दर्पण, दय की आवर्ती है यहाँ पर, अनुप्रास अलंकार है और कुछ जो है ग्रामीण शब्द यहाँ पर आए हैं बेटा। 2 ग्रामीण शब्द प्रयोग किए हैं, एक लक्ष्मी और दूसरा पतोहू। पतोहू और लक्ष्मी जो 2 ग्रामीण शब्द यहाँ पर हैं। फिर भाषा सहज और सरल और प्रभावमयी है, करुण रस विद्यमान है। ये आपका काव्य सौंदर्य था बेटा। प्रश्न किस प्रकार से आते हैं इसके, तो 4th काव्यांश आपका है। प्रश्न आते हैं, किसान की पत्नी क्यों चल बसी। तो क्यों चल बसी थी, क्योंकि किसान के पास पैसों की कमी थी, जिसके कारण वह अपनी पत्नी का इलाज नहीं करवा पाया। दवाई के उसके पास पैसे नहीं थे, इसके अभाव में उसकी पत्नी मर गई थी। नेक्स्ट है, किसान की पत्नी के न रहने का क्या दुष्परिणाम हुआ। बुरा परिणाम क्या हुआ, नेक्स्ट पंक्ति में ही दिया गया है ना, उनकी बेटी मर गई थी। तो क्या दुष्परिणाम हुआ, किसान की एक छोटी बच्ची थी जो अपनी माँ के दूध पर निर्भर थी, परंतु उसके किसान की पत्नी के देहांत के बाद 2 दिन बाद जब उसको दूध नहीं मिला तो वह भी उसके साथ ही 2 दिन बाद मर गई। ये बताया गया, ये जो है दुष्परिणाम हुआ कि वह भी नहीं रही। नेक्स्ट है, पतोहू को पतिघातिन क्यों कहा गया है। पतिघातिन, पति की हत्या करने वाली क्यों कहा गया है। किसान का बेटा जो है कारिंदों के, जमींदार के कारिंदों के हाथों मारा गया था, परंतु समाज द्वारा नारी के प्रति जो है एक संकुचित दृष्टिकोण कहा गया है कि उसकी पुत्र वधू को पति की हत्या करने वाली कहा जाता है। एक छोटी सी ये जो है क्या कह सकते हैं इसको आडंबर कह सकते हैं, दिखावा कह सकते हैं, या रीति रिवाज कह सकते हैं। जब पहले वो मर गया तो एक कहते हैं ये अपशगुन थी, इसके कारण वो मर गया, तो इस तरह से उन पर आरोप लगाया गया बेटा, उनको पतिघातिन बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसान की पतोहू ने आत्महत्या क्यों की। क्यों की थी किसान की पतोहू ने, मैंने आपको बताया था बेटा, कोतवाल ने उनके आदमियों द्वारा उसे अपने पास बुलाया और उसे वासना का शिकार बनाया, जिसके अपमान को वह सहन न कर सकी और वह कुएं में डूबकर मर गई। ये बताया गया। अब आपका 5th काव्यांश है जो कि आपका लास्ट काव्यांश है, वो किस प्रकार से है। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान बेटे की शुद्ध कर सांप लौटते फटती छाती, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत सुनने में गढ़ चितवन तीखी नोक सदृश्य बन जाती। क्या कहते हैं यहाँ पर जो है, कवि कहता है कि पत्नी को आमतौर पर जो है पैर की जूती माना जाता है। क्या माना जाता है, पैर की जूती जैसे तुच्छ माना जाता है, समझा जाता है, ये बताया गया है। खैर पैर की जूती जोरू, जोरू होते हैं पत्नी, पैर की जूती का मतलब है तुच्छ, पत्नी को तुच्छ समझा जाता है। न सही एक, यदि एक नहीं रही दूसरी आती तो दूसरी आ सकती है, पर जवान बेटे की शुद्ध कर, शुद्ध होता है याद करना, किसान जो है जवान बेटे को याद करता है तो सांप लौटते फटती छाती, सांप लौटते का अर्थ है बेटा असहनीय दुख, उसका न सहने वाला दुख बढ़ जाता है। फटती छाती बहुत दुख होता है, अर्थात किसान अपने बेटे को याद करके अत्यंत दुखी हो जाता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, पिछले सुख जब उसकी जो है हरा भरा खेत था उसके पास, उसका जवान बेटा था, पुत्र वधू थी, पत्नी थी, बेटी थी, बैल थे उसके पास, उजरी गायें थी, ये सारी यादें जब उसकी आंखों में आती हैं तो क्षण भर एक चमक फैलाती, एक पल के लिए उसकी आंखों में चमक आ जाती है। जब इनकी यादें उसको आती हैं तो कितना खुशहाल जीवन था, अपने खुशहाल जीवन को जब वो याद करता है तो उसके जो है एक पल के लिए उसकी आंखों में चमक आ जाती है। तुरंत सुनने में गढ़ चितवन, परंतु उसकी चितवन होता है बेटा दृष्टि, परंतु जो है उसके दुखों को याद करके कि वो नहीं रहे
तुरंत वह जो है उसकी दृष्टि शून्य पड़ जाती है। तीखी नोक सदृश्य बन जाती और यह दुख उसे जो है तीखी नोक तेज सुई की तरह, तीखी तेज नोक सुई सदृश्य समान, और यह जो है यह यादें उसे जो है तेज जो है सुई के समान चुभने लग जाती हैं, अर्थात उसे जो है सारे दुख याद आ जाते हैं जिससे उसकी पीड़ा बढ़ जाती है। अब काव्य सौंदर्य में वही फर्स्ट पंक्ति किसान की दयनीय दशा को दर्शाया गया है। इसमें जो है एक रूढ़िवादी सोच को दर्शाया गया है, जो मैंने बताया था ना बेटा, यहाँ पर आपको नए सही एक दूसरी आती है, रूढ़िवादी परंपरा जो है उसको दर्शाया गया है। एक सही न तो दूसरी आती, यहाँ पर जो है कैसी परंपरा को दर्शाया, रूढ़िवादी जो पुरानी सोच है उसको दर्शाया गया है। यहाँ पर कुछ मुहावरे प्रयोग किए गए हैं। सांप लौटना, छाती फटना, पैर की जुत्ती। फिर से रिपीट करती हूँ बेटा, इस काव्यांश में आपके 3 मुहावरों का प्रयोग किया गया है। छाती फटना, सांप लौटना और पैर की जुत्ती, ये मुहावरे आए हैं। फिर वही बात है, भाषा सहज सरल और प्रभावमयी है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, करुण रस विद्यमान है, और यहाँ जो है अलंकार आता है वो बता देती हूँ। तीखी नोक सदृश्य बन जाती, सदृश्य समान, यहाँ जो है पहचान आई है उपमा अलंकार की, जैसे आसानी से आप पहचान सकते हो, यहाँ आपका जो है उपमा अलंकार विद्यमान है। अब आपका लास्ट काव्यांश है बेटा, इसके प्रश्न किस प्रकार से हैं। पैर की जूती किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, स्पष्ट कीजिए। पैर की जूती जो है किसान की स्वर्गवासी जो स्वर्ग में चली गई है उस पत्नी के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज में नारी सदा से ही अपमानित रही है और पुरुष नारी को महत्वहीन समझते हैं। इस पंक्ति के माध्यम से दर्शाया गया है कि पुरुषों का किस तरह ऊंचा स्थान है और किस तरह नारी को महत्वहीन समझा जाता है। नेक्स्ट आपका है किसान क्यों दुखी है। क्यों दुखी है, क्योंकि किसान की पत्नी मर गई है, उसकी जो है बच्ची मर गई है, और कौन, उसकी पुत्र वधू जो है उसने भी आत्महत्या कर ली है, और जवान बेटे की मृत्यु का भी उसके ऊपर दुख है जिसे कारिंदों ने मार डाला था। ये सभी दुख देखकर किसान दुखी है। क्षण भर एक चमक है लाती में चमक का क्या आशय है। यहाँ चमक से आशय जो है किसान के पुराने दिनों से है। जब उसे पुराने दिनों की याद आती है तो एक पल के लिए वो जो यादें उसकी आंखों में चमक सी भर देती हैं, क्योंकि उसका भरा पूरा परिवार था, हरी भरी खेती थी उसके पास, और उसके पास जो है सारी खुशी की चीजें मौजूद थी। अब लास्ट पर्सन आपका है, तीखी नोक सदृश्य में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। यहाँ इस पंक्ति का आशय है किसान अपने जो है पुराने दिनों को, जो अतीत के दिन हैं, उनको याद करते के प्रसन्न हो जाता है, परंतु वर्तमान परिस्थिति का ध्यान आते ही जो अतीत की बातें हैं वो उसे तेज सुई के समान चुभना शुरू कर देती हैं। तो ये आपकी कविता बेटा जो मैंने आपको बताई है, वे आंखें किसान की आंखों में देखिए कितना दर्द था, कितने दुख थे, किस प्रकार उसको जो है महाजन ने, करूर कोतवाल ने और जमींदार ने किस प्रकार उस पर अत्याचार किए, और कैसे जो है किसान के जो है परिवार उजड़ गया। तो वो सब चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो ये कविता बेटा आपकी यही समाप्त होती है। सभी को समझ आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा। धन्यवाद।